गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौंग। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था, उसके बाद हमने इतिहास मनोविज्ञान का पढ़ा था, और आज जो हम करेंगे वो है मनोविज्ञान में आधुनिक संदर्श या परिप्रेक्ष्य है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी, कि आज के परिप्रेक्ष्य में साइकोलॉजी क्या है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग सबने अपने पर्सपेक्टिव दिए हैं। बच्चों, आधुनिक काल में मनोविज्ञान का कोई स्कूल नहीं है। हमने पहले स्कूल की बात की थी इतिहास में, लेकिन जो आज का समय है उसमें मनोविज्ञान का कोई स्कूल नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बीच मनोविज्ञान का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ था, और इसका प्रभाव जो है वो 1930 के बाद से ये हुआ कि मनोविज्ञान में स्कूल का महत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और मनोवैज्ञानिकों के बीच में विशिष्ट रूप से जो विशिष्टीकरण था उसके प्रति झुकाव बढ़ने लगा। स्कूल का महत्व धीरे धीरे कम होने के कई कारण उन लोगों ने बताए कि प्रत्येक स्कूल का दृष्टिकोण मनोविज्ञान के प्रति संकीर्ण था। मनोविज्ञान की जो है डिटेल व्याख्या वो स्कूल नहीं करता था। प्रत्येक स्कूल द्वारा ये कोशिश की जाती थी कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु को एक खास सीमा में बांधकर रखा जाए। प्रत्येक स्कूल द्वारा मनोविज्ञान की कुछ सीमित अध्ययन विधियों द्वारा विषय वस्तु का अध्ययन करने की ही कोशिश की जाती थी, यानी अध्ययन की जो विधियाँ थी वो सीमित थी। 1930 के पहले जब मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र था वो सीमित था, तब इसका विकास स्कूल की 4 दीवारी के बीच अच्छा होता रहा। परंतु जब उसके बाद मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो काफ़ी विकसित हो गया, तो किसी भी एक स्कूल के मनोवैज्ञानिकों के लिए उन सभी क्षेत्रों में कार्य करना संभव नहीं रह गया, और इनके बीच में स्पेशलाइजेशन की जो प्रवृत्ति थी वो तीव्र होने लगी, और ये विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति से कठिनाई मनोविज्ञान के लिए और भी बढ़ गई। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक काल में या मॉडर्न पीरियड में जब स्कूल नहीं रहा, तो मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस तरह का विकास हो रहा है जिससे कि इसका महत्व काफ़ी बढ़ रहा है। तो आजकल मनोविज्ञान का विकास विभिन्न मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिव में हो रहा है, या हम कहें तो संदर्श में या परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, और प्रत्येक मनोवैज्ञानिक संदर्श में सामान्य या असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार की व्याख्या के लिए एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो हम जिन पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं वो हम अभी इसमें आगे लेंगे। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक कोई एक पर्सपेक्टिव में बंधा हुआ नहीं है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक इन पर्सपेक्टिव में या इन परिप्रेक्ष्य में कई परिप्रेक्ष्यों का उपयोग करके किसी विशेष व्यवहार या मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन करते हैं। तो ये जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव हैं, ये जो हमारे सिलेबस में हैं, हम उनको चर्चा करेंगे। पहला जो पर्सपेक्टिव है वो है जैविक संदर्श या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो जैविक संदर्श जो इस बात पर बल डालता है कि मानव के व्यवहार का एक जैविक आधार होता है। मानव के व्यवहार का एक जैविक आधार होता है, और इस बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में या जैविक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने में जैविक प्रक्रियाओं और हेरिडिटी की बहुत भूमिका होती है। तो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं और जो हमारा वंशानुक्रम है या आनुवंशिकता है, उसकी भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सामान्य या असामान्य व्यक्तियों के चिंतन, संवेग या व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बायोलॉजिकली ओरिएंटेड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या जैव उन्मुखी मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनाओं, न्यूरॉन्स के कार्यों, न्यूरोट्रांसमीटर एवं हार्मोन्स के संतुलन तथा जीन्स या गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल मॉडल है वो हमारे
मस्तिष्क का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनाओं का, न्यूरॉन्स के कार्यों का, जो कि हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा या 10th में हमने इसको पढ़ा होगा। तो बायोलॉजिकल मॉडल में ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि हमारा जो CNS है वो उसकी संरचना कैसी है, न्यूरॉन्स के कार्य कैसे हैं, जीन्स के कार्य कैसे हैं। तो हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि मस्तिष्क में विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर का ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम निकलने का संबंध डायरेक्टली मनोवैज्ञानिक रोगों जैसे मनोविदिलता या विषाद से होता है, डिप्रेशन से या मनोविदिलता। आपने इनका नाम सुना होगा बच्चों। ये मानसिक रोग हैं जिनको हम जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसमीटर जब ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम निकलते हैं तो डायरेक्टली जो है वो मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं, जिनमें डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदालता का रोग उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और ड्रग्स का उपयोग यानी दवाइयों का या औषधियों का उपयोग करके मस्तिष्क में जैव रासायनिक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है ताकि व्यक्ति को इन मानसिक बीमारियों से दूर किया जा सके। तो मेडिकल तकनीक में विकास होने से फिज़िकल जो मनोवैज्ञानिक थे या फिजियोलॉजिस्ट जो थे उनके प्रयासों में काफ़ी सफलता हासिल हुई। तो आजकल मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में इन जैविक आधारों की भूमिका को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो बायोलॉजिकल मॉडल जो कि मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में जैविक प्रक्रियाओं और हेरिडिटी को इम्पॉर्टेंट मानता है। दूसरा जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है वो है वैश्लेषिक संदर्श, मनोवैश्लेषिक संदर्श या साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। तो साइको एनालिटिक या मनोविश्लेषिक, मन का विश्लेषण, जिसे हम साइको डायनेमिक पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, मनोगतिकी परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। तो इसका विकास सिगमंड फ्रॉयड मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। मनोवैश्लेषिक अप्रोच जो थी वो मनोवैज्ञानिकों के योगदान के परिणाम स्वरूप जो न्यू फ्रॉयडियनवादी थे उनके योगदान के परिणाम स्वरूप ये अप्रोच में परिवर्तन आया और आजकल मनोवैश्लेषिक पर्सपेक्टिव में या संदर्श में मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने एवं व्याख्या करने में अनकॉन्शियस मोटिवेशन, जो अचेतन अभिप्रेरक होते हैं तथा आरंभिक बाल्यावस्था की जो अनुभूतियाँ होती हैं उन पर बहुत अधिक बल डाला गया है। मानव का कोई भी व्यवहार अपने आप नहीं होता या अपने आप होता हुआ नहीं समझा जाता है, बल्कि प्रत्येक व्यवहार चाहे वो अर्थहीन ही क्यों न लगे उसका कारण अचेतन अभिप्रेरण माना गया है। अचेतन अभिप्रेरण का मतलब है कि हमारे जो इच्छाएं हैं, जो हम आकांक्षाएं हैं या जो असफलताएं हैं वो जो है हमारे अचेतन मन में दमन हो जाता है उनका और वो अचेतन मन में चली जाती हैं और जब भी वो मौका मिलता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो वयस्कावस्था का निर्धारण भी बाल्यावस्था की अनुभूतियों में ही होता समझा जाता है, यानी जो बाल्यावस्था की जो अनुभूतियाँ हैं वो हमारी एडल्ट अवस्था को भी प्रभावित करती हैं। तो आजकल वैसे मनोवैज्ञानिक भी जो फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत या मानसिक विकृतियों की व्याख्या से असहमत हैं, वो इतना तो स्वीकार करते हैं कि मानव व्यवहार वैसी प्रवृत्तियों या प्रेरणाओं से प्रभावित होता है जो व्यक्ति के चेतन से परे होते हैं, जो व्यक्ति के चेतन से परे होते हैं। तो इस तरह से ये जो मनोवैश्लेषिक पर्सपेक्टिव है वो फ्रॉयड ने इसको विकसित किया था और उन्होंने ये बताया कि मानव व्यवहार को या मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में हमारे अचेतन अभिप्रेरक और हमारी जो बाल्यावस्था की अनुभूतियाँ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारा पर्सपेक्टिव है वो है व्यवहार परक संदर्श या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव।
तो बच्चों जो व्यवहारवादी थे वो थे वॉटसन, ये नाम हमें हमेशा याद रखना है। व्यवहारवाद की उन्होंने व्याख्या की थी और वो व्यवहार क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हमें वॉटसन ने बताया था। तो व्यवहारवाद पर्सपेक्टिव की शुरुआत वॉटसन और स्किनर के योगदान से हुई है। व्यवहारवाद जो व्यवहारपरक पर्सपेक्टिव है उसमें प्राणी के व्यवहार को लर्निंग यानी सीखना, एक्सपीरियंस यानी अनुभूति और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे वातावरणीय कारक हैं उनके द्वारा शेप किया जाता है, उनको सुगठित किया जाता है। यानी प्राणी के व्यवहार को लर्निंग, अनुभूति और वातावरण के कारक हैं वो शेप करते हैं। हमारा कैसे हम अनुभूतियाँ करते हैं, क्या हम सीखते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, उसके आधार पर मनुष्य जो है व्यवहार करता है। तो इस पर्सपेक्टिव की या इस परिप्रेक्ष्य की या इस संदर्श की मान्यता ये है कि पर्यावरणीय कारकों से ही व्यवहार का सुगठन होता है या हमारा व्यवहार उससे ही निर्मित होता है। और व्यवहार के कारणों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों को इन कारकों का, इन वातावरणीय कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है और व्यवहार परिमार्जन के कार्यक्रम, परिमार्जन मीन्स व्यवहार में मॉडिफिकेशन करना, उसमें परिवर्तन करना, तो उसके कार्यक्रम द्वारा हम समस्यात्मक व्यवहार को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो वॉटसन और स्किनर दोनों ने ही प्राणी की आंतरिक अवस्थाओं को व्यवहार का मुख्य निर्धारक नहीं माना। यानी प्राणी की जो आंतरिक अवस्थाएं हैं उसी से व्यवहार निर्मित नहीं होता। कहने का मतलब है कि इन लोगों द्वारा उद्दीपक चर और अनुक्रिया चर को महत्वपूर्ण बताया गया, और क्योंकि इन दोनों को मापना संभव है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, और हम उसमें व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम व्यवहार का मापन करते हैं। और मापन के लिए जो व्यवहार परक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने, या वॉटसन जो थे, उन्होंने उद्दीपक चर को और अनुक्रिया चर को, यानी वातावरण में जो विद्यमान उद्दीपक हैं उन उद्दीपकों को मनुष्य ग्रहण करता है और अनुक्रिया करता है, उससे जो है व्यवहार का पता चलता है। तो हम उद्दीपक और अनुक्रिया चर के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का मापन कर सकते हैं। तो व्यवहारवादियों द्वारा व्यक्ति की आंतरिक अवस्थाओं, जिन्हें प्राणी चर या ऑर्गेनिज्म वेरिएबल कहा जाता है, को भी व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक बताया गया, और इस तरह से उद्दीपक चरों तथा अनुक्रिया चरों के बीच आने वाला प्राणी चर के महत्व को भी उजागर किया। और ये जो सूत्र है SOR, तो S मीन्स उद्दीपक या स्टिमुलस, O मीन्स ऑर्गेनिज्म प्राणी, R मीन्स रिस्पॉन्स, यानी जब उद्दीपक प्राणी को मिलता है और प्राणी अनुक्रिया करता है वही व्यवहार है। तो व्यवहार को हम SOR सूत्र के माध्यम से जानते हैं। तो मनोविज्ञान में किसी भी प्राणी चर से एक वैलिड अनुमान ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि उद्दीपक और अनुक्रिया को अधिक से अधिक विस्तृत एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सके। टोलमैन, हल और स्पेंस की विचारधाराओं में प्राणी चरों के महत्व को दिखलाया गया है। मान लीजिए चूहे को स्किनर बॉक्स में बार बार भोजन देकर लीवर दबाने की अनुक्रिया को सिखलाया जाता है। यह एक एक्सपेरिमेंट है जो स्किनर ने चूहों पर किया था। लर्निंग का जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो चूहे को स्किनर बॉक्स में भोजन देकर लीवर दबाना था, वो अनुक्रिया को सीखना था, यानी जब वो अनुक्रिया करेगा तो उसको भोजन मिलेगा। परंतु प्रश्न ये उठा कि क्या पशु लीवर दबाने की अनुक्रिया को भूख नहीं रहने पर भी करेगा? तो शायद ऐसा नहीं था। यानी जब मनुष्य को लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो अनुक्रिया करना बंद कर देता है। तो मनोविज्ञान में किसी भी प्राणी चर से एक
वैलिड अनुमान ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि उद्दीपक और अनुक्रिया को अधिक से अधिक विस्तृत एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से परिभाषित किया जाए। तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने प्राणीचर को संक्रियात्मक ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। यानी जब ऑपरेशनल जब हम कोई कार्य करते हैं या जो क्रिया या जो संक्रिया हम करते हैं तो उसी प्रक्रिया में उस विशेषता को परिभाषित करना। तो इस परिभाषा में प्राणीचर को उन प्रयोगात्मक विधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके माध्यम से उद्दीपक को परिभाषित किया जाता है तथा अनुक्रिया को मापा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो व्यवहारवादी पर्सपेक्टिव है वो व्यवहार की व्याख्या जो है वो स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स के आधार पर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब वातावरण में विद्यमान कोई उद्दीपक मिलता है, प्राणी को उद्दीपक मिलता है, तो उस उद्दीपक से मिलने से प्राणी जो है अनुक्रिया करता है, यही व्यवहार है। तो इस तरह से व्यवहारवादी पर्सपेक्टिव जो है वो अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 3 पर्सपेक्टिव आज हमने समझे हैं। पहला था जैविक संदर्श, दूसरा था मनोवैश्लेषिक संदर्श और तीसरा है व्यवहार परक संदर्श यानी बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तो ये मॉडर्न आधुनिक काल में या मॉडर्न समय में मनोविज्ञान के विषय में अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो आगे के जो पर्सपेक्टिव हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।